तो दोस्तों, इतना पैसा खर्च करके इंडिया ने चंद्रयान 3 को सिर्फ क्या अपना फ्लैग लगाने भेजा है? और क्या ये चंद्रयान 3 एक सक्सेसफुल मिशन है? अगस्त 2023 चंद्रयान 3 लूनर साउथ पोल पे सेफली लैंड करता है। इसका मिशन क्या है? इस बात की पूरे वर्ल्ड में धूम क्यों मची हुई है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं लूनर मिशंस पे, ताकि अच्छी तरह बात को समझ सकें। लूनर मिशंस यानी स्पेसक्राफ्ट मून पे भेजे जाने वाले मिशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड इन 1950 ये वो वक्त था जब इंसानों ने मून पे जाने के लिए मिशंस की शुरुआत करी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें अपडेट भी आती गई। इसमें शुरुआत होती है फ्लाईबाय मिशन से, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट मून के पास से गुजरता हुआ आगे निकल जाता है। एंड इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड ये मिशन सिर्फ तब होते हैं जब कोई स्पेसक्राफ्ट स्पेस में कुछ एक्सप्लोर करते हुए मून के पास से गुजर जाए। एंड इन जनवरी 1959 सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाईबाय मिशन सरंजाम दिया था सोवियत यूनियन ने, जब इनका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के पास से गुजरा था। इसके ठीक 2 महीने बाद इन मार्च 1959 अमेरिका ने अपना पहला और सक्सेसफुल फ्लाईबाय मिशन लॉन्च करा, जिसका नाम था पायनियर 4। मकसद सिर्फ चांद को दूर से ऑब्जर्व करना था। लेकिन अगर खास तौर से मून को ही एक्सप्लोर करना हो तो आती है नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटर मिशन। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, विच इज नोन एज लूनर ऑर्बिट, जहां से कि मून के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। ऑर्बिटर मिशन मोस्ट कॉमन टाइप है मून मिशन की, और आज की तारीख तक मोर देन 40 ऑर्बिटर मिशंस अकम्प्लिश करे जा चुके हैं। एंड अगेन वेरी फर्स्ट टाइम 1966 में सोवियत यूनियन ने ही पहली बार इस ऑर्बिटर मिशन को सक्सेसफुली सरंजाम दिया था। इसके बाद ऑर्बिटर मिशन को एडवांस किया गया, जिसे कहा गया इम्पैक्ट मिशन। इसमें स्पेसक्राफ्ट के 2 हिस्से होते हैं, एक ऑर्बिटर जो लूनर ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा होता है और एक मून इम्पैक्ट प्रोब जो मून पे जाके क्रैश लैंडिंग करता है। इस क्रैश लैंडिंग के दौरान ये मून पे इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इस मिशन को कहा जाता है इम्पैक्ट मिशन। ऑन 22 अक्टूबर 2008 इंडिया की तरफ से चंद्रयान 1 एक लूनर मिशन लॉन्च करा जाता है, जो कि एक इम्पैक्ट मिशन था। इसके भी 2 हिस्से थे, एक ऑर्बिटर एक मून इम्पैक्ट प्रोब। और इसके मून इम्पैक्ट प्रोब में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसे कहा गया चेस, चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, जो हर 4 सेकंड में रीडिंग ले रहा था। और इन्हीं रीडिंग से वाज़ेह हुआ कि चांद पे पानी मौजूद है। और जिस जगह पे जाके चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब ने क्रैश करा, उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को जवाहर पॉइंट का नाम दिया। और जो चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर था वो सेपरेटली अपना ऑर्बिटर मिशन कंप्लीट कर रहा था। जब मून इम्पैक्ट प्रोब जाकर क्रैश करता है मून सरफेस से, तो कुछ मिट्टी उड़ती है। उस लूनर सॉइल को एनालाइज करा ऑर्बिटर में लगे एक नासा इंस्ट्रूमेंट ने, जिसे मून मिनरोलॉजी मैपर M3 कहा जाता है। और इसी एनालिसिस के बाद कंफर्म हुआ कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। दुनिया भर में हलचल मच जाती है, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 ने इस बात का कंक्रीट एविडेंस दिया और इसके बाद दुनिया भर में मून एक्सप्लोरेशन मिशन रीलॉन्च हो जाते हैं। खैर, अब इसके बाद मून मिशन में 4 टाइप आती है लैंडर मिशन, जिसमें स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा डीअटैच करा जाता है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, और जो हिस्सा लैंड करते हैं उसको कहते हैं लैंडर। यूजुअली दिस लैंडिंग इज क्वाइट डिफिकल्ट। इवन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन की फर्स्ट 15 अटेम्प्ट्स फेल रही इस सॉफ्ट लैंडिंग में, बट इन 1966 सोवियत यूनियन की सक्सेसफुल लैंडिंग होती है मून पे, और तभी पहली मर्तबा हमें मून के सरफेस की फोटो भी देखने को मिली। ये लैंडर बहुत हैवी वेट होते हैं और इसमें इतना ही फ्यूल होता है कि ये एक जगह लैंड करके रुक जाते हैं। तो अगर इस लैंडर को मूव कराना है तो नेक्स्ट कैटेगरी का मिशन है रोवर मिशन। इस मिशन में रोवर्स एक छोटे रिमोट कंट्रोल कार जैसे रोबोट्स होते हैं, जो लैंडर से बाहर निकल के मून के सरफेस पे घूम सकते हैं। And with the help of these rovers, we can directly make contact with the surface of moon. And in November 1970, again सोवियत यूनियन ने पहली बार इस रोवर मिशन को अकम्प्लिश करा। अब जब हम मून के पास से गुजर सकते हैं, लूनर ऑर्बिट कंप्लीट कर सकते हैं, इम्पैक्ट मिशन करके लैंडिंग के लिए लैंडर मिशन को अकम्प्लिश कर सकते हैं, और रोवर को लैंडर में इम्प्लांट करके चांद के सरफेस से कांटेक्ट बना सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं? तो अगला मिशन है जो आप गैस कर सकते हैं, ह्यूमन मिशन, जिसमें रोवर की जगह इंसान को लैंडर में बिठा के चांद के सरफेस पे लैंड कराया जाता है। और अब रोवर की जगह इंसान मून के सरफेस पे कदम रखते हैं। एंड 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रांग पहले वो इंसान हैं जिन्होंने चांद पे कदम रखा, और आज तक यही वो 12 लोग हैं जो चांद पे जा चुके हैं। लास्ट ह्यूमन मिशन नासा की तरफ से 1972 में किया गया था, अपोलो 17, और उसके बाद आज तक किसी ने चांद पे कदम नहीं रखा। अब सवाल उठता है कि ह्यूमन मिशन पहले हुआ और रोवर मिशन बाद में, तो ऐसा क्यों? तो एक ह्यूमन को मून पे लैंड कराने के लिए सॉफ्ट लैंडिंग काफी थी, लेकिन एक रोवर के लिए सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ
उसे कंट्रोल करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी भी मस्ट रिक्वायर्ड थी। अब इतनी इंफॉर्मेशन ठीक है कि हम एक स्पेस मिशन पे मिलकर बात कर सकते हैं कि जो मैं कहूंगा वो आपको समझ भी आएगा। ऑन 6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 एक रोवर मिशन के अकॉर्डिंगली लॉन्च करा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऑन द बेसिस ऑफ सच टेक्निकल इश्यूज लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की टाइम क्रैश कर जाता है। चंद्रयान 3 थर्ड मिशन है चंद्रयान प्रोग्राम का, विच इज लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑब्जेक्टिव वही था जो चंद्रयान 2 पूरा नहीं कर सका था, जिसे सक्सेसफुल करने के लिए काफी सारी चीजों में बेहतरी करी गई। चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग एरिया 500 बाय 500 मीटर का था उसे बढ़ाकर अब 4 किलोमीटर बाय 2.4 किलोमीटर का कर दिया, जिसमें वो कहीं भी लैंड कर सकता है। पिछली बार से ज्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वो ज्यादा देर हवा में रह सके और लैंडिंग के लिए सही जगह सिलेक्ट कर सके। चंद्रयान 2 रोवर मिशन में अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन ऑर्बिटर मिशन में सक्सेसफुल था और जो अभी तक लूनर ऑर्बिट के चक्कर ले रहा है, which helped चंद्रयान 3 के इस ऑर्बिटर से जो हाई रेजोल्यूशन इमेज मिल रही थी वो चंद्रयान 3 में फीड करी गई ताकि सेफली लैंड करा जा सके। एंड ऑन 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 मून पे सक्सेसफुल लैंड करता है और इसके साथ साथ इंडिया चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th कंट्री बन गया और साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला पहला कंट्री। अब तक मून पे 138 सक्सेसफुल लैंडिंग्स हुई हैं, लेकिन कभी किसी ने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग नहीं करी और चंद्रयान 3 ने यही कर दिखाया है। इसीलिए पूरी दुनिया में इस बात की इतनी धूम मची हुई है, क्योंकि साउथ पोल पे लैंडिंग करना बेहद मुश्किल काम था। 28 अगस्त 2023 को रशिया के लूनर 25 ने भी चांद के साउथ पोल पे लैंड करने की कोशिश की, बट ये सक्सेसफुली लैंड नहीं कर सका एंड क्रैश हो गया। साउथ पोल चांद का निचला हिस्सा है जो कि बेशुमार क्रैटर और बड़े बड़े चट्टान जैसे पत्थरों से भरा हुआ है, और दूसरी वजह कि चांद की ये जगह मेजॉरिटी टाइम सन को फेस ना करने की वजह से अंधेरे में रहती है, जिसकी वजह से यहाँ लैंडिंग और भी मुश्किल हो जाती है। मजीद जानिए कि चांद के जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी आती है वहाँ टेम्परेचर 120 सेल्सियस तक होता है, लेकिन जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ -253 सेल्सियस तक हो सकता है, और इतने कम टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे वाटर आइस भी मिली है जो कि एक्सप्लोरेशन में मुश्किल पैदा कर सकती है। दूसरा बड़ा मसला इस जगह से अर्थ पे कम्युनिकेट करने में आता है और समटाइम्स लैंडिंग के टाइम सिग्नल लॉस्ट होने का भी डर रहता है। अब एक कंट्री $1 मिलियन खर्च करके मून पे सिर्फ अपने कंट्री का फ्लैग लगाने के लिए तो स्पेसक्राफ्ट भेजेगा नहीं, तो ऐसे ही चंद्रयान 3 की भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें पूरा करने के लिए मिलते हैं 14 डेज। अर्थ के 14 डेज के इक्वल 1 लूनर डे होता है, मतलब चांद का एक दिन, और इसी तरह से 14 डेज के इक्वल होती है 1 लूनर नाइट, और जैसे ही लूनर नाइट शुरू होगी तो टेम्परेचर स्ट्रेट -130 डिग्री नीचे चला जाता है। तो इसका मतलब कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो इसे 1 लूनर डे में कंप्लीट करना है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो रोवर वापस लैंडर के अंदर चला जाता है और अपनी बैटरी सेव करता है दोबारा सूरज की रोशनी आने तक, क्योंकि ये रोवर एक सोलर पावर्ड रोवर है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए हर मॉड्यूल में लगे इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को सेपरेटली समझ लेना ज्यादा बेहतर है। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, लैंडर एंड रोवर मॉड्यूल तो आप जानते ही हैं, एंड थर्ड है प्रोपल्जन मॉड्यूल। इसमें कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मॉड्यूल अभी भी काम कर रहा है। प्रोपल्जन मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल्ड है, शेप, एन एक्रोनियम ऑफ स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो मून को नहीं बल्कि प्लैनेट अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है कि ऐसे कौन से क्वालिटीज एंड कंपोनेंट्स हैं जो प्लैनेट अर्थ को हैबिटेबल बनाते हैं, या आसान अल्फाज में कहा जाए तो रीजंस और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑन अर्थ। और इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे शेप ये एनालाइज करेगा कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड एक्सोप्लैनेट्स में कहाँ सेम ऑब्जर्वेशन है, इंटेंशनली कहाँ लाइफ है और कहाँ नहीं। सेकंड, ये मजीद छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट्स को भी डिस्कवर करेगा। अब बात अगर लैंडर की करें तो इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी। Next is Ramba, radio anatomy of moon-bound hypersensitive ionosphere and atmosphere. Now the third one is Chaste, Chandra's surface thermophysical experiment, and the last one is LRA, laser refractometer array, जो कि प्रोवाइड करा है नासा ने। इल्सा मून पर चेक करेगा कि कितने मूनक्वेक्स आते हैं जैसे अर्थक्वेक्स होते हैं। ये मून के सरफेस को ही नहीं बल्कि उसके क्रस्ट एंड मेंटल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेगा। रंबा, जैसे अर्थ पे एटमॉस्फेयर के बारे में आप सबको पता ही है, वैसे ही अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटोस्फीयर भी है जो सन के हार्मफुल रेडिएशन से अर्थ को महफूज रखता है, और मून पे ऐसा कोई मैग्नेटोस्फीयर नहीं है और इसीलिए सन के रेडिएशन डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं मून पे। तो ये लेजर बीम की हेल्प से
लूनर रॉक्स को मेल्ट करेगा और जो गैस उससे रिलीज होगी उसे ऑब्जर्व करेगा। चार्सडे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मून के सरफेस पर रहकर लूनर साउथ पोल की थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करेगा, क्योंकि अगर चांद पे लाइफ पॉसिबल करनी है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जो कि मून पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। एंड द लास्ट वन जो LRA है, जिसे यूज करके अर्थ एंड मून का डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, एंड बाय यूजिंग दिस फ्यूचर मिशंस में बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं रोवर की। ये रोवर लैंडर से 0.5 किलोमीटर के रेडियस में ही एक्सप्लोर कर रहा है, जो लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और फिर वो इंफॉर्मेशन लैंडर अर्थ पे ट्रांसमिट करेगा। इस रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। फर्स्ट वन इज APXS, अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड द अदर वन इज LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। APXS से लूनर सॉइल एंड रॉक्स को स्टडी करा जा रहा है, जिसका फोकस एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड स्पेशली हीलियम 3 के ट्रेसेस को ढूंढने में है। एंड द अदर वन जो LIBS है, ये लाइट की मदद से लूनर सरफेस का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करेगा कि ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो चांद की मिट्टी में पाए जाते हैं। अब कंक्लूसिवली चंद्रयान 3 का मिशन है वो यही है कि फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए अपनी मुश्किल आसान करी जाए। किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी से आउट करना एक बहुत ही बड़ा मसला होता है। इसमें कई सारे एक्स्ट्रा बूस्टर्स लगते हैं जो तकरीबन 4 to 6,000 kg पर सेकंड फ्यूल यूज करते हैं, और इसी तरह की मुश्किलात को आसान करने के लिए साइंटिस्ट का मानना यह है कि मून पे एक बेस बनाया जाए, जिसे कहेंगे लूनार बेस। क्योंकि मून पे ग्रेविटी बहुत कम है, वहां से स्पेस मिशंस पे जाना होगा तो फ्यूल कम से कम यूज होगा। अब सवाल उठता है कि मून पे कम ही सही, लेकिन फ्यूल आएगा कहां से, और कोई बेस बनाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कहां से पूरी करी जाएंगी। इसका जवाब मून पे वाटर आइस की डिस्कवरी से मिलता है। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाए तो ये गैसेस रॉकेट फ्यूल के लिए इस्तेमाल करी जा सकती हैं। एंड इन एडिशन टू दिस, ये पानी लूनार बेस पे पीने के काम भी आ सकेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हीलियम 3 की एग्जिस्टेंस भी एक्सपेक्टेड है लूनर साउथ पोल पे, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मून पे हीलियम 3 की एग्जिस्टेंस कंफर्म हो जाती है तो ये लूनार बेस को न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए एनर्जी प्रोवाइड करने में इस्तेमाल हो सकता है, और अगर क्वांटिटी ज्यादा हुई तो इसको अर्थ पे भी लाया जा सकता है, क्योंकि अर्थ पे हीलियम 3 बहुत रेयर है। तो दोस्तों, यही सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से लूनार साउथ पोल पे लैंडिंग की इतनी धूम मची हुई है दुनिया भर में, जिसे सक्सेसफुली चंद्रयान 3 ने अकॉम्प्लिश करा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इन्फॉर्मेशन मुद्दे की लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।